आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैंसर की बीमारी होते ही मरीज और उसके तीमारदार की हालत काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज कैंसर के बचाव और इलाज के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच 3 एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल, इनमें से 2 डॉक्टर्स हैं और एक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। आइए आपको उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में डॉक्टर डोडल मंडल। आप पहले एम्स दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वर्तमान में मैक्स साकेत दिल्ली में एचओडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के पद पे कार्यरत हैं। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब। नमस्कार। और इसके अलावा हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और आपने एम्स में काफ़ी सालों तक कैंसर मरीजों की सेवा की है। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विकास शर्मा। डॉक्टर विकास शर्मा बेसिकली एक पॉलिसी एक्सपर्ट है, जो कि क्योंकि आमतौर पे जब कैंसर की बीमारी ऐसी है कि जिसमें कि मरीज़ की जेब खाली हो जाती है, अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें तो इतना खर्चा आ जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उनके बारे में भी हमें जानकारी देंगे डॉक्टर विकास शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर डोडल आपके लिए है। डॉक्टर साहब, अगर हम कैंसर का सिनारियो, अगर हम वर्तमान समय में कैंसर का नाम सुनते ही एक घबराहट सा दिमाग में आती है और कैंसर के मरीज़ काफ़ी हद तक बढ़ भी रहे हैं, क्या स्थिति है वर्तमान में? जी, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति की तरफ हम अभी एक जटिल स्थिति में हम हैं और शायद हम आगे और भी जटिल स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि कैंसर में हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स, एविडेंस, ये सब शब्द की हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और बिना स्टैटिस्टिक्स, बिना एविडेंस हम कुछ बात नहीं करते। तो जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं 2022 की जो अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ नई कैंसर की मरीज आते हैं और अनफॉर्चुनेटली हर साल लगभग 1 करोड़ इंसान की कैंसर से डेथ हो जाता है। अगर हम हमारा अपना कंट्री इंडिया की बात करें तो हर साल हमारे यहाँ पे कैंसर की नई पेशेंट्स जो डिटेक्शन होता है वो है 15 लाख और हर साल हमारे यहाँ पे कैंसर से लगभग उसका आधा यानी 7 लाख के आसपास पेशेंट्स का डेथ हो जाता है। अच्छा, तो अगर हम पूरा दुनिया का भी देखें और हमारा कंट्री का भी देखें तो स्थिति गंभीर है। बिल्कुल। हमारा देश में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम प्रीवैलेंस की बात करें, यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे टोटल कैंसर की पेशेंट्स कितनी है, उसको हम प्रीवैलेंस कहते हैं। तो आज के दिन में वो लगभग 45 लाख है। अच्छा, जो कि लगभग आधा करोड़। इट्स ए ह्यूज नंबर। बिल्कुल। अगर हम और भी चीज़ें को दिखते हैं इस हिसाब से, कुछ कैंसर्स हैं जो बहुत कॉमन है, कुछ कैंसर्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आशा की बात ये भी है कुछ कैंसर से जो घट भी रहा है और जिससे डेथ भी कम हो रही है। बिल्कुल। जैसे पूरा दुनिया में लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और हमारा देश और साउथ ईस्ट एशिया को अगर हम इसमें लेते हैं तो ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर, बिल्कुल सर, ये सारे बहुत कॉमन है। बिल्कुल। अभी इस जनवरी को हम एक सर्विक्स कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप सर्विक्स में कैंसर मनाया अवेयरनेस जाता है। मंथ भी चल रही है। बिल्कुल। आशा की बात यह है कि पूरी दुनिया से और पूरी दुनिया भर कैंसर की इलाज जैसे कि एडवांस्ड होते जा रहा है तो उसमें आउटकम भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है और इसका भी डेटा है, CR डेटा भी जिसको हम कहते हैं। पिछले 50 साल के डेटा से उन्होंने दिखाया कि 50 साल पहले के हिसाब से आज के दिन में कैंसर में क्योर रेट्स बढ़ चुके हैं, सर्वाइवल बढ़ चुके हैं। एक और अच्छी चीज़ है, जो बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं, चाइल्डहुड कैंसर, आज के दिन में मैक्सिमम चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल हैं। ऑलमोस्ट 85 to 90% चाइल्डहुड कैंसर क्योरेबल हैं। अच्छा। अगर टाइम पे डिटेक्शन और ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। तो स्थिति गंभीर है लेकिन आशा भी है। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, आपको ये सवाल है, आपके लिए ये सवाल है कि भारतवर्ष में, अपने देश की बात करें तो रिपोर्ट इतने लेट क्यों होते हैं कैंसर के मामले में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉमन परिस्थिति जो हम डे टू डे हमारे ट्रीटमेंट में और ओपीडी में देखने मिलती है जी। तो जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर डोडल ने मंडल साहब ने बताया था कि हमारे कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। 15 लाख के आसपास में हर साल नए मरीज है। 45 लाख के आसपास में पेशेंट्स की आज की स्थिति में अवेलेबल है, मुझे स्टेटेड।
पर अभी ये भी देखना चलेगा कि इसमें बहुत सारे डेथ रेट्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। अब इसका कारण है कि एडवांस स्टेजेस। अब एडवांस क्यों आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे देश में एडवांस आने के बहुत सारे कारण है। सबसे मेजर कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। सेकंड थिंग इज की डिनायल अबाउट दी बायोप्सी। जनरली अगर कई बार कैसा होता है, ब्रेस्ट में गांठ हुई है, लंग में गांठ है, अगर उसको बोलते हैं बायोप्सी करो, तो बायोप्सी करने के लिए बहुत डरते हैं। तीसरा होता है कि ट्रीटमेंट के लिए हिचक। फोर्थ होता है कि भाई ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी, कई बार तो अवेलेबल ही नहीं हो पाता ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर बाद में इसमें और भी देखा गया है कि ये जो इसके कारण भी जो पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस होते हैं वो काफी एडवांस हो जाते हैं, डिलेड प्रेजेंटेशंस के कारण आते हैं। और मिथ्स बहुत है ट्रीटमेंट के बारे में, फियर बहुत है ट्रीटमेंट के बारे में, डिनायल बहुत है कि भाई ये मुझे नहीं हो सकता, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। तो ये जो चीजें है दिस ये बहुत सारी चीजें होने के कारण, और मिसडायग्नोसिस, जैसे कैसा होता है कि कई बार जैसे छाती में पानी है तो कई बार हमारे देश में मैक्सिमम टाइम उसको टीबी करके ट्रीट कर दिया जाता है, तो करेक्ट डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। उस कारण से भी हमारे पास काफी पेशेंट जो है काफी एडवांस स्टेजेस में आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर विकास, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि देखिए हमने तमाम बातें तो की, लेकिन पैसा, जो इलाज का खर्चा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हर घर वर्ष अगर हम आम भारतीय की बात करें तो बहुत ज़्यादा पैसे के मामले में वेल ऑफ नहीं होते हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर तमाम योजनाएं लाई गई हैं, ताकि एक आम नागरिक की जो किसी तरह से पीड़ित हो कैंसर से या अन्य बीमारी से, उनकी मदद की जा सके। तो डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या है बताने को, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है खर्चा उठाने का? आदित्य जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए ऐसा टॉपिक उठाया कि कैंसर के बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे हैं और हमारे साथ डॉक्टर सुशील जी और डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट हैं, मंडल जैसे। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, सुशील जी ने, कि बहुत ज़रूरी है कि एक, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग एकदम लास्ट स्टेज के ऊपर जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल्स पहुंच पाता है या उस चीज़ को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज कर पाता है कि वो इस चीज़ से कहीं लड़ रहा है, ये प्रॉब्लम उसको हो चुकी है, उसको ट्रीटमेंट कराना है। और वो सारा जो ट्रॉमा है उस समय पे मुझे लगता है कि उसको जो वो प्रॉब्लम है, जो भी मेडिकल जो इश्यूज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम ज़रूर एक माध्यम बनेगा और लोगों तक पहुंचेगा, और लोग उस डर से बाहर निकल के, जरूर एक बहुत ही भयावह स्थिति होती है जब एक परिवार और उस पेशेंट के लिए जब उसको ये पता लगता है कि वो इस चीज से कहीं ना कहीं गुजर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं प्रैक्टिकली हमें ये भी देखना है कि वो उस चीज से बाहर निकले और ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े। जहां तक आपने स्कीम्स के बारे में बात करी, तो इस चीज को देखते हुए जो आंकड़े डॉक्टर साहब ने बताए, सच में वो बहुत ही आई ओपनिंग आंकड़े हैं और हमें इस चीज को ध्यान में देने की बहुत जरूरत है। और मैं इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने इस चीज को देखा और समय रहते बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को लेके आए, पाइपलाइन में है और लेके भी आएंगे समय के साथ साथ, कि उस चीज को कर्टेल डाउन करा जाए, चाहे वो R&D के अंदर हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के अंदर हो, चाहे भी अवेयरनेस के अंदर हो, हर पैटर्न पे अलग अलग लेवल के ऊपर कि कैसे उसको कर्टेल करा जाए, कैसे ट्रीटमेंट करा जाए, R&D कैसे करा जाए, उसके ऊपर कार्य हो रहा है। उसके लिए काम लगातार बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर करा जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप स्कीम्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो काफी स्कीम्स, अगर कुछ मेजर स्कीम्स की हम भारत सरकार के द्वारा बात करें तो मैं इस सवाल पे आपके पास फिर आऊँगा विकास जी। तो मैं डॉक्टर डोडल आपका रुख करना चाहूँगा। अगर हम अपने देश की बात करें डॉक्टर साहब, तो हमारे देश में कौन कौन से कैंसर के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप इलाज करते हैं? हमारा देश में, मैं इसको उल्टा ऐसे बताऊँगा, ऐसे कोई भी कैंसर नहीं है जिसके इलाज हमारा देश में हाई क्वालिटी के साथ पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे देश में आज के दिन में सारे कैंसर के विथ हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो भी इक्विपमेंट्स बाहर की दुनिया में अवेलेबल हैं वो हमारे पास भी है। जो भी मॉलिक्यूल बाहर का देश में अवेलेबल है वो भी हमारे देश में है जी। जो भी मशीन की हम बात करते हैं, रेडिएशन की, ऐसे कोई भी मशीन नहीं है जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम ट्रेन मैन पावर की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन इज़ ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट। सो ट्रेन मैन पावर, पूरा दुनिया इंडिया को इज्जत करते हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे मेडिकल टूरिज्म, यानी कि जहाँ पे बाहर से पेशेंट आते हैं दूसरे कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए, सो इंडिया ग्रेजुअली इज़ गोइंग टॉप ऑफ द लैडर। और मतलब पूरी दुनिया को एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि इंडिया में ट्रीटमेंट क्वालिटी एट पर इफ नॉट बेटर विद द एंटायर वर्ल्ड और विद अ चीपर कॉस्ट। सो दोनों चीज़ ही चाहिए आपको, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट भी चाहिए
और कॉस्ट भी Affordable. अफोर्डेबल होनी चाहिए। इंडिया में दोनों चीज़ ही सेटिस्फाई होती है। सो उस मामले में हमारा देश में ऐसे कोई भी कैंसर नहीं है जिसकी इलाज नहीं है। हर एक ट्रीटमेंट हर एक कैंसर के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, एडवांसमेंट की बात करें, क्या एडवांसमेंट हुए हाल फिलहाल में, थोड़ा उस विषय में बताएं आप। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एडवांसमेंट हुई है तभी हम आउटकम में एडवांसमेंट देख रहे हैं, अच्छे आउटकम देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एडवांसमेंट की कैंसर डायग्नोसिस से लेकर, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वहीं से है। सो डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट, मैन पावर एडवांसमेंट, तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो एक टाइम था जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता था। अभी आज के दिन में हमारे पास क्या नहीं है, डिजिटल एक्सरे है, हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट सिटी स्कैनर मशीन है, एमआरआई मशीन है। कुछ मरीज को पेशेंट को जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एमआरआई टनल में नहीं घुस सकते हैं, उनके लिए ओपन एमआरआई चाहिए होती है, ओपन एमआरआई सिस्टम भी है। लेटेस्ट डिजिटल पेट सिटी स्कैनर मशीन, और इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो पेट स्कैन की कॉस्ट होती है, जो कि बाहर का दुनिया में बहुत ही कोई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आता है, हमारे यहाँ पे कुछ हज़ारों में हो जाता है। तो डायग्नोस्टिक एडवांसमेंट हो गई है। टिश्यू जहाँ पे सैम्पलिंग होती है, जिससे हम कॉन्फर्मेशन होते हैं, हमारा डायग्नोसिस के कॉन्फर्मेशन होती है, बायोप्सी होती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, और लेटेस्ट आज के दिन में हम कहते हैं कि जेनेटिक स्टडी, एनजीएस, न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग, लिक्विड बायोप्सी, ये सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें हम मशीन की बात करते हैं, जैसे कि आज के दिन में सर्जरी में यानी ऑपरेशन के फील्ड में चल रहे रोबोट्स की बात चल रही है। सो जो लेटेस्ट रोबोट्स हैं वो भी हमारे देश में अवेलेबल हैं, और ये सारे फैसिलिटी गवर्नमेंट सेंटर में भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट सेंटर में भी अवेलेबल हैं, और विथ हाई क्वालिटी अवेलेबल है। बिल्कुल, तो कुल मिला के भारत सरकार द्वारा तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश पूरी तरह की जा रही है। डॉक्टर मानधनिया, आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो कीमोथेरेपी, क्योंकि आप एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, क्या नया कुछ आया है कीमोथेरेपी में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स है, मतलब मिथ्या है लोगों के दिमाग में कि कीमोथेरेपी का मतलब बहुत मशीन होगी, बहुत गर्म हवा निकलती है, बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कीमोथेरेपी के बहुत एडवांसेस बहुत ज़्यादा हुए, और ये जो एडवांसेस है लास्ट 10 सालों में बहुत ज़्यादा है। एक तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए जो सपोर्टिव केयर है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है, जैसे नौशिया है, वॉमिटिंग है, फिर उसके बाद में कई उसको रोकने के लिए जो एंटीएमेटिक्स के प्रोटोकॉल्स है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद कई बार WBC के काउंट्स कम हो जाना, न्यूट्रोपीनिया होना जिसको बोलते हैं, उसके कारण बुखार आना, इन्फेक्शन होना, तो उसको प्रिवेंशन के लिए आजकल ग्रोथ फैक्टर्स आ गए, तो उसके कारण ट्रीटमेंट में बाधा नहीं आती है, WBC के काउंट्स कम नहीं होते, उसके कारण पेशेंट को बार बार एडमिट होना, इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। ट्रीटमेंट वही दवा को अलग तरीके से देने के लिए भी समझ आई है कि जैसे हम पहले 3 हफ्ते में दवा देते थे, अब उसको टुकड़े टुकड़े में देते हैं, वीकली, जैसे कुछ जैसे टैक्सोल प्रोटोकॉल है। उसके कारण ऐसा होता है कि साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमम हो जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि एक साथ समय में 300 पावर का दवा दे रहे और वही 100 पावर, फिर अगले हफ्ते 100 पावर, तो उसके कारण फ्रैक्शन होने के कारण भी साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल बहुत अच्छे हो गए। अब उसमें एडवांसेस ट्रीटमेंट के साथ साथ में अभी नए ड्रग्स की भी बहुत आए। तो अभी पहले कैसा था, कीमोथेरेपी मतलब है कि पूरे सेल्स को उसको इफेक्ट करती थी, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स। पर ये देखा गया था कि क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे नॉर्मल सेल्स को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और सिर्फ कैंसर सेल्स मरे। तो उसको अब उसमें आया निजात टारगेट थेरेपी का। टारगेट थेरेपी में ऐसा होता है कि वो कैंसर के स्पेसिफिक सेल्स को ही किल करती है और नॉर्मल सेल्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। इसके कारण साइड इफेक्ट्स का नहीं के बराबर हो जाते हैं और क्यूर रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब ये टारगेट थेरेपी किस किस कैंसर्स में, आप अगर देखोगे तो ब्रेस्ट कैंसर्स में जैसे HER2 पॉजिटिव पेशेंट थे, ERPR पॉजिटिव पेशेंट्स थे, तो HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स में टारगेट थेरेपी का ट्रिमेंडस एडवांसेस है। पहले एक ही इंजेक्शन था उसमें, अभी इसमें कम से कम 7 नई दवाई हैं, ये एक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो आप सोचोगे कि इतना एडवांसेस है। लिम्फोमास में देखोगे, फिर लंग कैंसर्स में देखोगे। अब दूसरा एडवांसेस ये देखने मिला है कि लोगों को कैसा लगता था कि कीमोथेरेपी में इंजेक्शन, और हर पेशेंट को कीमोथेरेपी देना मस्ट है, ऐसा नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, जिस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, उसमें सिर्फ एक सिंगल गोली लेनी पड़ती है, सिंगल एक गोली हेमाटिलिन की। कुल मिला के और वो लेने से बाद में वो बीमारी का जो क्योर रेट्स है और जो कंट्रोल है वो अनबिलीवेबल है। लंग कैंसर जिसमें EGFR पॉजिटिव है, उसमें कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, उसमें हम सिर्फ टैबलेट्स देते हैं और दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, और वो कीमोथेरेपी से नहीं कुछ तो 100 गुना ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। तो ये हो गया कि कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं जहां पे टारगेट थेरेपी का यूज हो रहा है।
अब उसके ऊपर भी कुछ आया है, जो कि कई बार देखा गया था कि टारगेट थेरेपी देने के बावजूद भी कुछ कुछ पेशेंट में बीमारी बढ़ रही थी या उनमें ट्रीटमेंट कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे लोगों में क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी एक नया ट्रीटमेंट इजाद किया गया, उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। बिल्कुल, मैं अगला अभी ये सवाल वही पूछने वाला इम्यूनोथेरेपी था एक आपसे। हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसने हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया है। बिल्कुल। अब इम्यूनोथेरेपी की खासियत ये है कि इसमें जो 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 ट्रीटमेंट दी जाती है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी के साथ में ट्रीटमेंट होती है। जो ड्रग्स दिए जाते हैं जो इम्यूनिटी के द्वारा वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं। जी तो जिसके कारण देखा गया है कि जो जो बीमारियों को हमने पहले देखा था कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता है, जो जी, 2 महीने भी नहीं निकाल सकते थे, वो पेशेंट्स एज गुड एज क्योर की तरफ जा रहे हैं। बहुत तो आशा की ये किरण जो है, बिल्कुल। एडवांसेस है कि जहाँ पे हमने एक प्रिमिटिव लेवल पे ट्रीटमेंट शुरू करके एक बहुत एडवांस लेवल पे आया है, जहाँ पे क्योर रेट्स बढ़े हैं, साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं और बिल्कुल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। बिल्कुल वही चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि एडवांसमेंट, क्योंकि साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, फिर वही बात आती है कि खर्चीला। तो डॉक्टर विकास आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें कुछ स्कीम्स बताएं जिससे आम आदमी जिसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो भारत सरकार की तरफ से क्या योजनाएं उनके लिए है, किस प्रकार वो ये मदद ले सकते हैं। जी बिल्कुल आदित्य जी, इसके अंदर काफी योजनाएं सरकार लेके आ रही है जी और काफी समय से वो चल रही हैं और लाखों लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर सुशील ने कहा, R&D के अंदर सरकार ने अभी कम से कम 1% का बजट बढ़ाया है, जिससे के अंदर R&D का काम करा जाए और न्यू टेक्नोलॉजीज को लेके आया जाए, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव और ऑब्वियसली कम साइड इफेक्ट्स वाले ट्रीटमेंट हो। जहां तक पेशेंट्स के लिए बात करें तो वेरियस स्कीम्स अवेलेबल हैं। भारत सरकार की PM जय योजना है, अच्छा जिसके अंदर जिसको हम अगर देखें तो वो पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, अच्छा जिसके अंदर अपना जो पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए अप टू 5 लाख रुपीस वो अवेल कर सकते हैं। जी उसके बाद जो हेल्थ हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है, उनके 2 फंड अवेलेबल होते हैं। एक हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी फंड होता है, जी जिसके अंदर भी 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट वो ले सकते हैं, चाहे वो दवाइयों के लिए लें, चाहे वो इलाज के लिए लें, या वो अपने पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, वो सब चीजें उसके अंदर कवर हो जाती जी है। उसके साथ 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 एक और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के अंदर एक और फंड अवेलेबल है, जिसके अंदर भी कम से कम 5 लाख रुपए तक का आप अवेल कर सकते हैं। सरकार ने 2 दर्जन से भी ज्यादा जो रीजनल सेंटर्स हैं वो बनाए हैं और उन सेंटर्स के माध्यम से ट्रीटमेंट जो भी पर्सन है अपनी अपनी जगह पे, अपने एरिया में रहते हुए, अपने गांव में, अपनी ढानी में, अपने शहर में रहते हुए वो ले सकते हैं। बिल्कुल उसके साथ साथ एक और स्कीम है हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसके अंदर करीबन 15 लाख रुपए तक अवेल करे जा सकते हैं। CGHS बेनिफिशरीज की हम देखें तो वहां पे दवाई से लेकर इलाज से लेकर सब चीजों का कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट इलाज उसमें हो जाता है। और बिल्कुल इसके साथ अब अगर आप देखें तो ना ही सिर्फ हेल्थ की स्कीम, बल्कि सरकार ने इस चीज को देखते हुए कि कैसे साइकोलॉजिकल और बेनिफिट मिले, तो रेलवे डिपार्टमेंट की स्कीम में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 100% तक कंसेशन मिलता है। अच्छा पर्सन कर रहा है कैंसर पेशेंट और वो अपने इलाज के लिए, मान लीजिए उसको दिल्ली से बिहार या बिहार से यूपी या कहीं और जाना है, तो वो 100% तक कंसेशन उसको उसके फेयर के अंदर मिलता अच्छा, है। जो भी उसका उनके तीमारदार हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाने को मिलता है। और उनके जो अटेंडेंट हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी 75% तक कंसेशन है। बिल्कुल और कोई अगर प्लेन से आना चाह रहा है तो रेलवे डिपार्टमेंट 50% तक उनकी फीस के अंदर उनके टिकट का जो अमाउंट है उसमें कंसेशन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सराहनीय प्रयास है भारत सरकार का कि बस हमें योजनाओं का पता होना चाहिए और हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बड़ा अच्छे से डॉक्टर विकास ने हमें बताया। डोडल मंडल सर, आपका रुख करेंगे। अभी हम सर्विकल कैंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी का जो महीना है वो सर्विकल अवेयरनेस जागरूकता मंथ के रूप में मनाया जाता है। जी। तो सर्विकल कैंसर से किस प्रकार बचा जा सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये जनवरी महीना है, हम इसको सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से भी इसको पालते हैं। तो एक टाइम था जब हमारा कंट्री में सर्वाइकल कैंसर यानी जो बच्चादानी का ओपनिंग होती है उसका कैंसर जो वुमेन में सबसे कॉमन कैंसर होता था। अभी इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुई है। अभी मेट्रो सिटीज़ में सर्वाइकल कैंसर उतना कॉमनली हम नहीं देखते हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, सैनिटरी इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ जो हुई है, हाइजीन इम्प्रूवमेंट हुई है। सो बट फिर भी आज के दिन में भी हमारा देश में गाँव के तरफ सर्विक्स कैंसर औरत में सबसे कॉमन कैंसर में आते हैं। हाइजीन उसका एक मेजर इश्यूज हैं। जो HPV करके एक वायरस होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसका इन्फेक्शन से
95% से जब ज़्यादा सर्विक्स कैंसर उससे होती है। अच्छा। तो अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं होती है, सेक्सुअल एजुकेशन ठीक से नहीं है, सेक्सुअल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स इस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और इन्फेक्शन से इस कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि कैंसर होता कैसे है, तभी इंसान ये सोच सकते हैं कि हम कैसे बचेंगे। तो ये होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से, और ये सिर्फ नहीं तो वीमेन को अफेक्ट करते हैं, ये यानी आदमी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ पेनाइल वर्ड्स होते हैं, एनल वर्ड्स हो सकते हैं, जिसको हम एनोजेनिटल वर्ड्स कहते हैं। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट में वैक्सीन मेल और फीमेल दोनों की दी जाती है पर्टिकुलर एक एज में। सो जब ये वायरस से इन्फेक्शन होता है तो हमें वायरस से बचना भी ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए वैक्सीन्स भी हैं, टाइम पे वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, टाइम पे स्क्रीन करना ज़रूरी है। स्क्रीनिंग मतलब जबकि कैंसर पूरा बाहर आया नहीं, लेकिन आप कुछ सिंपल टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि सर्विक्स कैंसर ऐसे कैंसर है जहाँ पे स्क्रीनिंग से बहुत अर्ली स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। इवन कैंसर फुल्ली होने से पहले भी इसमें एबनॉर्मेलिटी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर वो इन्फेक्शन रिवर्ट भी हो सकते हैं, यानी फुल फ्लेज कैंसर होने से पेशेंट बच भी सकते हैं। और जो इंसान रेगुलर स्क्रीनिंग पे चलते हैं उनका कैंसर इतना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है कि उसको सिंपल ट्रीटमेंट से फुल्ली क्योर भी हो सकता है, जबकि ये स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। सो अर्ली स्टेज, मिनिमम ट्रीटमेंट, मैक्सिमम बेनिफिट। बिल्कुल। और यही चीज़ जब एडवांस्ड हो जाता है, एडवांस मुश्किल स्टेज हो जाती है। मैक्सिमम ट्रीटमेंट, मिनिमम बेनिफिट, मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब लगभग समय हमारा समाप्ति की तरफ है, तो हमें तीनों से 1 बाय 1 मैसेज कैंसर के से बचाव के लिए क्या करना चाहिए आम व्यक्ति को, क्या जवाब देना? अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन एंड मेंटेनिंग गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिक्शन, यानी तम्बाकू और वगैरह वगैरह जो भी एडिक्शंस होता है। बस किसी की लत नहीं होनी चाहिए, कोई भी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, तम्बाकू हो, अल्कोहल हो, किसी भी एडिक्शन शरीर के लिए हानिकारक है और उससे मल्टीपल कैंसर्स हो सकता है। हाँ, मल्टीपल कैंसर हो सकता है। तो और भी बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट मेरे लिए कैंसर ज़्यादा जरूरी है। तो मैं इसीलिए कोई भी एडिक्शन, चाहे वो तम्बाकू हो, पान हो, पान मसाला हो, चाहे वो हुक्का हो या फिर अल्कोहल हो, इस एडिक्शन से बचना है। और अवेयरनेस ज़रूरी है, कोई भी प्रॉब्लम होने से इमीडिएटली हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट करनी है उसको, चाहे उसको टेस्ट करें, चाहे उसको बायोप्सी करें, उसको कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम है क्या, इसमें कैंसर है या नहीं है। बिल्कुल, और कैंसर है तो टाइम पे उसको ट्रीटमेंट भी करें। टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर मानधनिया, आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर जीआई कैंसर की बात करें या ब्लड कैंसर की बात करें या फिर प्रोस्टेट, क्या ये इनहेरिटेड, ये आनुवंशिक होते हैं या नहीं, इसके साथ अपना मैसेज भी ऐड कर दीजिएगा। आनुवंशिक कैंसर्स के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, कोलोन में कैंसर है, जीआई कैंसर में जैसे कोलोन का, बड़ी आंत का कैंसर है, इसमें आनुवंशिकता देखी जाती है। पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे घर में कैंसर है तो मुझे सबको होने की संभावना है, और मेरे घर में किसी को नहीं है तो मेरे को चांसेस तो नहीं के बराबर है ही नहीं, मुझे हो ही नहीं सकता। तो आपको देखिए कि हाईएस्ट जो आनुवंशिकता देखी जाती है वो ब्रेस्ट कैंसर में, वो भी 7 to 8% है, दैट मींस लेस देन 10%। तो नियरली मोस्ट ऑफ द कैंसर स्पोराडिक, जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ओके, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब प्रिवेंशन के लिहाज से? कैंसर के प्रिवेंशन के साथ साथ में मुझे कैंसर के सबको ये देना है कि पहली चीज तो इसे डरे नहीं। सेकंड चीज इसमें कि भाई ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कैंसर के जीत का है, अर्ली डायग्नोसिस, और अर्ली डायग्नोसिस इज द क्यूर। और इसके पहले अगर जाते हैं तो हमको अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा शरीर की जो सिम्टम्स है, साइंस है, जैसे गले में आवाज में बदल हो रहा है, निगलने में तकलीफ है, कहीं गांठ है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ऐसी चीजों को अपन निग्लेक्ट ना करें, और हो सके तो तुरंत में इसका इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ साथ में अपने शरीर के बारे में जागरूकता रखें, प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ अवेयरनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कुल मिला के वही है कि एक जो आम बीमारी से बचने के लिए है वो चीज़ें भी यहाँ पे लागू होती है, बस समय पे आना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर विकास, आपका रुख करेंगे, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप हमारे आम भारतीय नागरिक को? किस तरीके से आपने हमें काफ़ी अच्छे से बताया कि किस तरह वो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं का फ़ायदा उठा सकता है। आयते जी, बिल्कुल मैं भी यही ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अवेयरनेस इज़ द की।
और अवेयरनेस और नॉलेज दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि सरकार की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सरकार लगातार इस चीज़ के लिए, जैसे कि अभी हमने बात करी कि अवेयरनेस, कैंसर अवेयरनेस वीक बना रहे हैं, कार्य करते रहते हैं। अब तो स्कूलों के स्तर पे सरकार इंश्योर कर रही है कि वहां तक, बिकॉज बच्चे भी अब मतलब कैंसर एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे एज डजंट मैटर, किसी भी एज का कहीं भी रहने वाला पर्सन उससे इफेक्ट हो सकता है। तो सबको बताने की कोशिश करी जा रही है कि वन, अवेयर रहें, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अपनी बॉडी को जाने, देखें अपनी बॉडी में कोई बदलाव है, कुछ है, उसको देखें, नोटिफाई करें, और समय रहते डॉक्टर तक, एक्सपर्ट तक पहुंचे, और जिससे कि आप लोग जानकारी ले पाए। बिल्कुल। नॉलेज इज की अगेन कि बिल्कुल। आप जो कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है, कोई सेंटर्स अवेलेबल है, और क्या उसका राइट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एंड गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी नुक एंड कॉर्नर में कंट्री के हो, उन तक चीजें पहुंचे, और राइट ट्रीटमेंट अगर अनफॉर्चुनेटली वो अफेक्ट होते हैं तो उन तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारे तीनों एक्सपर्ट ने हमें आज इस विषय में जानकारी दी। मैं तीनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में सही जानकारी प्रदान करें। हमें आशा है कि हमारी आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैं अपने तीनों मेहमानों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अब मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।